हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार GKGS क्लासेस में। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के शानदार क्वेश्चन जो रेलवे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 47 होने वाला है। इसके पहले हमने आपको 46 सेट आपको करवा दिए हैं साइंस के। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमने सबकी प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट से जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसकी PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है जड़, ऑप्शन बी बीज, ऑप्शन सी फूल और ऑप्शन नंबर डी है तना। तो दोस्तों हम आलू के तना जो तना होता है इसको खाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो आलू के पौधे का तना वाला भाग सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। आलू का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो ये होता है दोस्तों चीन में। भारत जो है आलू उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। आलू में क्या क्या पाया जाता है? तो विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स तथा आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, फास्फोरस तत्व होते हैं आलू के अंदर में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है? ऑप्शन नंबर ए है तना, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी कलियां और ऑप्शन नंबर डी पत्तियां। तो दोस्तों पौधे का कौन सा हिस्सा है जो गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है? तो वो है दोस्तों पत्तियां। पत्तियां जो है गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुष्प के प्रजनन अंग खालिस्तान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्त्री केसर और बाह्य दल, ऑप्शन बी बाह्य दल और दल, ऑप्शन नंबर सी है पुंकेसर और दल, ऑप्शन नंबर डी है पुंकेसर और स्त्री केसर। तो दोस्तों एक पुष्प के प्रजनन अंग जो होते हैं वो क्या होते हैं? पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए बीजांड, ऑप्शन बी बीजपत्र, ऑप्शन सी प्रांकुर, ऑप्शन नंबर डी है मूलांकुर। तो दोस्तों पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य कौन करता है? ये करता है दोस्तों बीजपत्र। बीजपत्र जो है पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो बीजपत्र पौधों के बीज का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। जो कुछ पौधों के बीज के अंकुरण होने पर यही बीजपत्र विकसित होकर पौधे के पहले पत्ते का रूप धारण करता है जो एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। जबकि बीजांड में क्या होता है? मादा प्रजननात्मक कोशिकाओं का निर्माण व भंडारण होता है। किसमें? बीजांड में। ठीक है दोस्तों, प्रांकुर जो है वनस्पतियों में बीज का वह अगला भाग है जिससे पत्तियों, शाखा आदि का अंकुरण आरंभ होता है। क्या होता है? प्रांकुर में वनस्पतियों में बीज का वह अगला भाग है जिससे पत्तियों, शाखा आदि का अंकुरण आरंभ होता है तथा बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है उसे ही क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है वाष्पोत्सर्जन, विसरण, संग्रहण, ऑप्शन बी केवल विसरण और संग्रहण, ऑप्शन सी केवल वाष्पोत्सर्जन और संग्रहण और ऑप्शन नंबर डी है केवल वाष्पोत्सर्जन और विसरण। तो दोस्तों पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता कौन कौन सा है? वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण। ठीक है दोस्तों, अब एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें क्या होता है इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में वातावरण में निकालने की क्रिया ही क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? ऑप्शन नंबर ए है रात के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ऑप्शन बी दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ऑप्शन सी रात के समय श्वसन के द्वारा या ऑप्शन नंबर डी है दिन के समय श्वसन के द्वारा। तो दोस्तों पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन जो है ये दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्सर्जित होती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2 में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। ऐसा कौन सा चीज़ जो ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2 में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए है अनाक्षी श्वसन, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी ऑक्सी श्वसन, ऑप्शन नंबर डी है फेफड़े। तो दोस्तों ऑक्सी श्वसन जो है यह ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2 में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें ऑक्सी श्वसन की तो यह ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ऑक्सीकरण द्वारा ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। अब बात करें
रासायनिक समीकरण के बारे में, तो दोस्तों ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। जब इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में पूर्ण विघटन के रूप में इसका निर्माण होता है। अनाक्षी श्वसन की बात करें दोस्तों, तो अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह ऑक्सीजन के बिना ही ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल या एथिल अल्कोहल में विघटन करके ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक है दोस्तों, मतलब इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है अनाक्षी श्वसन में। और जब इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है तो ग्लूकोज का किस में परिवर्तन होता है, लैक्टिक अम्ल या एथिल अल्कोहल में विघटन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और ऊर्जा का उत्पादन होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल के अणुओं की एक वरंतः पारगम्य झिल्ली के आर पार का गति का वर्णन करता है? ऐसा कौन सा शब्द है जो जल के अणुओं की एक वरंतः पारगम्य झिल्ली के आर पार गति का वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए है स्थानांतरण, ऑप्शन बी बहिकोशिकना, ऑप्शन सी है विसरण, ऑप्शन नंबर डी है परासरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा परासरण। परासरण जो है ऐसा शब्द है जो जल के अणुओं की एक वरंतः पारगम्य झिल्ली के आर पार गति का वर्णन करता है। अब परासरण किसे कहते हैं आपको बता दिया गया है। जल के अणुओं का एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में संचालन ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। इसके विपरीत विसरण होता है। क्या होता है? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर संचालन क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। परासरण में जो है दोस्तों कण केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं, लेकिन विसरण में विलायक और विलेय दोनों के कण विपरीत दिशा में चलते हैं। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए है एथिलीन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी है जिब्रेलिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिब्रेलिन। जिब्रेलिन पादप हार्मोन है जो पौधे के तने के विकास में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो दोस्तों जिब्रेलिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है। यह पौधों के तने के विकास, बीजों के अंकुरण एवं विकास में मदद करता है। इसकी खोज 1926 ईस्वी में कुरोसावा ने की थी। किसने की थी? कुरोसावा ने इसकी खोज की थी। जिब्रेलिन जो है एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। जिब्रेलिन हार्मोन का प्रयोग बीज रहित फलों को उत्पादन भी किया जाता है। जो जिब्रेलिन का प्रयोग, जो हार्मोन का प्रयोग करके बीज रहित फलों का उत्पादन भी किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे के किसी अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है धनात्मक अनुवर्तन। ये दोस्तों प्रकाश अनुवर्तन नहीं है, इसको काट लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है आपका धनात्मक अनुवर्तन, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन और ऑप्शन नंबर डी है ऋणात्मक अनुवर्तन। तो दोस्तों जब पौधे के किसी अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है धनात्मक अनुवर्तन। क्या कहा जाता है? धनात्मक अनुवर्तन कहा जाता है। ठीक है, जब बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो पौधे के किसी अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो उसे धनात्मक अनुवर्तन कहते हैं। बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधों के अंगों का उद्दीपन की दिशा में गति करना गति कहलाता है। क्या होता है? बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधों के अंगों का उद्दीपन की दिशा में गति करना क्या कहलाता है? गति कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जीव मादा के रूप में जीवन आरंभ करता है और कालांतर में नर में बदल जाता है? ऑप्शन नंबर ए है स्त्री पूर्वता, ऑप्शन बी पुंपूर्वता, ऑप्शन सी है विस्मय युग्मजता, ऑप्शन डी है समयुग्मजता। तो दोस्तों वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जीव मादा के रूप में जीवन आरंभ करता है और कालांतर में नर में बदल जाता है? तो उसे कहते हैं स्त्री पूर्वता। क्या कहते हैं? स्त्री पूर्वता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है क्षय रोग, ऑप्शन बी त्वचा रोग, ऑप्शन सी हृदय रोग, ऑप्शन नंबर डी सूजन। तो दोस्तों अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग जो है ये हृदय रोग के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? हृदय रोग के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, हृदय रोग के उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। इसे हृदय की शक्तिवर्धक के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद में भी इस वृक्ष का उल्लेख किया गया है। ये मूल रूप से एशिया में पाए जाते हैं। कौन से? अर्जुन के वृक्ष। जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए है बैक्टीरिया का तकनीकी अध्ययन, ऑप्शन बी शरीर में रसायनों का तकनीकी अध्ययन, ऑप्शन सी मानव शरीर रचना विज्ञान के क्षेत्र में तकनीक का इन्फ्यूजन, ऑप्शन नंबर डी है औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। तो दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है औद्योगिकी प्रक्रियाओं में सजीवों का
उपयोग। अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग करना है। मानव के लिए लाभदायक प्रक्रियाओं, उदाहरण के तौर पे ऊर्जा उत्पादन, अपशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थों का विनाश आदि, तथा लाभदायक पदार्थों के औद्योगिक स्तर पर उत्पादन में जीवधारियों के व्यापक उपयोग को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। विज्ञान से अनभिज्ञ होते हुए भी प्राचीन काल से मानव बेकरी में तथा मदिरा, बियर, पनीर, सिरका, प्राकृतिक औषधियों आदि के उत्पादन में अनजाने में ही जीवों का उपयोग करता रहा है। मतलब जीवाणुओं का उपयोग करता रहा है अनजाने में ही। ऑप्शन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? ऑप्शन नंबर है जी मेंडल, ऑप्शन बी लुई पास्चर, ऑप्शन सी कार्ल लिनियस, ऑप्शन नंबर डी है एडवर्ड जेनर। तो दोस्तों आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखते हैं इसका एक्स्ट्रा फैक्ट। कार्ल वान लिनी, जिन्हें सारा विश्व कैरोलस लिनियस के नाम से जानता है, इन्हें आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही द्विनाम पद्धति की शुरुआत की थी और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? सिस्टेमा नेचुरी। इन्हें ही आधुनिक वर्गीकी के पिता के रूप में भी जाना जाता है। आधुनिक की वर्गीकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? इस कैरोलस लिनियस को ही जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह महिला जो बच्चे को जन्म देने वाली है के लिए सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए एक सुविधा संपन्न अस्पताल में जन्म देना, ऑप्शन बी बच्चे को निकालने के लिए सर्जरी या सिजेरियन सेक्शन कराना, ऑप्शन सी है बच्चे के जन्म से 1 सप्ताह पहले पर्याप्त आराम और पोषण प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर डी है प्रसव में सहायता हेतु प्रशिक्षित नर्स की मदद लेना। वह महिला जो बच्चे को जन्म देने वाली है, मान लीजिए कोई महिला है जो बच्चे को जन्म देने वाली है, तो उसके लिए सर्वोत्तम विकल्प इसमें से कौन सा हो सकता है? तो दोस्तों सर्वोत्तम विकल्प जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक सुविधा संपन्न अस्पताल में जन्म देना। अगर वह अस्पताल सर्व सुविधा युक्त होगा तो वहाँ पे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा और बच्चा भी सही अच्छे तरीके से पैदा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सुविधा संपन्न अस्पताल में जन्म देना। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन जो हम आपके लिए लेके आए थे। दोस्तों यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को हमेशा जब भी आप देखें तो पूरा वीडियो जरूर देखें और इसकी PDF फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दिया है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।